सभी प्रतियोगी भाइयों को नमस्कार। मैं मुकेश यादव AK47 ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, पढ़ना आपको है, काम हम भी कर रहे हैं, कितनी समस्याएं आपके सबके सामने है। अगर आप लोग बहुत अच्छे से लगन से पढ़ोगे, आपके जीवन में काम आएगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। नहीं तो हम ये सोचेंगे हमने अच्छा प्रयास किया था, कुछ बच्चे साथ थे, कुछ नहीं साथ आ पाए। कोई दिक्कत नहीं होती है, जिंदगी में ये सब कुछ चलता रहता है। यही नहर जो लहरें हैं समुद्र के अंदर उतार चढ़ाव वाली, यही एक दिन किनारों पर पहुंचती है। किनारे पर पहुंच जाएंगे तो भी बढ़िया है, नहीं तो बहुत सारे समुद्र बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी लहरें बीच तक ही रह जाती हैं। हम भी सोचेंगे बीच तक ही रह गए होंगे, ये कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल आप लोगों के साथ खुश हैं। भगवान ने जो जीवन दिया है उसको आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक प्रयास है कि हमारे छोटे भाई बहन साथी, हमारे बड़े जो भी थोड़ा कुछ सीखना चाहते हैं, हम उनको बताने की कोशिश करें। जो हमारे को पता है हम आपको बताने की कोशिश करें। आपको कुछ पता हो हमें जरूर बताएं, हम भी सीखेंगे। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है। धरती पर जो भी इंसान आया है वो मरते दम तक सीखता है, और हम तो उन विद्यार्थियों में से हैं जो सुबह से शाम तक हर व्यक्ति से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो चलते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? मुख गुहा में, मुख गुहा में पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? मानव में 3 जोड़ी पाई जाती है, जबकि जो शाकाहारी पशु है, अन्य में भी शाकाहारी की जरूरी नहीं है, उनमें 4 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी पाई जाती है? देखो, हमारे में 3 जोड़ी कौन कौन सी होती है और उनके अंदर 4 जोड़ी कौन कौन सी होती है। उनकी स्थिति और उनसे जुड़ी हुई नलिकाओं के नाम आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली पेरोटिड। पेरोटिड लार ग्रंथि, जिसको आप अधोकर्ण भी लिखा हुआ मिलोगे। ये पेरोटिड लार ग्रंथि जो है वो कहां पाई जाती है? पेरोटिड लार ग्रंथि पाई जाती है कान के नीचे। ठीक है, तो आप लिखोगे कर्ण के पास। ठीक है, दूसरी बात, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। आगे बात समझो। ठीक है, इससे जुड़ी हुई नलिका, स्टेनसन डक्ट। ठीक है, चलो ये मैं आपको बाद में लास्ट में बता दूंगा, पहले इनके नाम बता देता हूं। दूसरी जो है वो हमारी जीभ के नीचे होती है, जिसको अधोजीव्या लार ग्रंथि कहते हैं। हिंदी में लिख देता हूं, अधोजीव्या लार ग्रंथि। पहले वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा, मिटा देता हूं, थोड़ा सा मीटर साफ हो जाए। ठीक है, अधोजीव्या लार ग्रंथि। इसके साथ जो नलिका जुड़ी हुई है उसको रिविनस नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिविनस नलिका, RIVINIVS, रिविनस नलिका उसको कहा जाएगा। उसके बाद में तीसरी जो नलिका है वो कहां पाई जाएगी? दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर पाई जाती है, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। चलो, जबड़े से याद आ गया, आपको एक चीज और बता देता हूं। हम जब भोजन का पाचन करते हैं तो आपको पता है हमारा कौन सा जबड़ा मूवमेंट करता है? ऊपर वाला जबड़ा स्थिर रहता है, नीचे वाला जबड़ा मूवमेंट करता है। ठीक है, जनरल साइंस की बात है कि भोजन के पाचन के समय कौन सा जबड़ा गमन करता है, तो लोअर जा जो है वो गमन करता है। हड्डियों में बताऊंगा, इसके अंदर ये जो डेंट्री बोन है इसको डेंट्री अस्थि कहते हैं। सारी अस्थियां बताऊंगा हड्डियों के अंदर। ठीक है, बोन्स वाले चैप्टर में। तो उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? उसको 2 नाम, सब मैंडिबुलर नाम भी दिया जाता है, सब मैक्सिलरी भी दिया जाता है। सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि, वार्टर नलिका, वार्टर नलिका इसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इधर आ जाओ। ये तीनों तो पाई ही जाती है, ये जो 3 है वो तो सभी में पाई जाती है।
पशुओं के अंदर एक और पाई जाती है जिसको हम अधोनेत्र कोटर लार ग्रंथि कहते हैं। अधोनेत्र कोटर लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल सैलिवरी ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है? पशुओं की जो आंखें होती हैं, आप लोग देखोगे आंखों के पीछे की तरफ ये पाई जाती है। ये आंख का जो कोष्ठक होता है उसको हम क्या कहते हैं? आई ऑर्बिट कहते हैं, नेत्र कोटर कहते हैं। नेत्र कोटर के पीछे की तरफ यहाँ देखना फूली हुई सी रचना पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अधोनेत्र कोटर लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इन सबके द्वारा किसका श्रावण किया जाता है? इन सबके द्वारा लार का श्रावण किया जाता है। ये जो नलिकाएं हैं वो किसका श्रावण करती हैं? इन नलिकाओं की सहायता से ही ये लार जो है कहाँ आती है? मुख-गुहा में आती है। ठीक है, देखो ये सारी ग्रंथियां मिलकर के किस प्रकार की ग्रंथियां, अगर ये भी आपको बताया जाए तो ये बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियां कहलाती हैं। मैं ग्रंथियों के अंदर आपको एक क्लियर कर दूंगा, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मिश्रित ग्रंथियां, कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं सारी शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियां हैं जो अपना द्रव्य इन नलिकाओं की सहायता से कहां पहुंचाती है? मुख गुहा में पहुंचाती है। अजो लार, लार कितनी मात्रा में स्रावित होती है? क्यों स्रावित होती है? इसका क्या काम है? देखो डे टू डे लाइफ के अंदर प्रतिदिन लगभग 1 लीटर से लेकर के 2 लीटर तक 1.5 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। इतनी मात्रा के अंदर लार जो है लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित की जाती है। इस लार के अंदर लगभग 99% क्या होता है? जल होता है। ठीक है, लार की पीएच कितनी होती है? लार की पीएच 6.7 होती है, हल्की अम्लीय होती है। बात समझ में आ गई? लार के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? देखो लार के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक और कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। अपने को ध्यान जो रखना है वो क्या रखना है? एक तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स, लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स कौन कौन से हैं? तो मैं एंजाइम्स का नाम लिख देता हूं। 2 एंजाइम्स का नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक लाइसोजाइम, एक लाइसोजाइम जो क्या है? जीवाणुनाशी है। ये चीजें आपको बहुत बता दिया। एक जो है वो डायलिक, ठीक है, जिसको हम लारिये एमाइलेज भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लारिये एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है उसको किस में बदलता है? माल्टोज शर्करा में बदलता है। किस में बदलता है? माल्टोज शर्करा में। इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि भोजन को हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि हम भोजन को चबाएंगे तो मुख गुहा के अंदर लार मिश्रित होगी। लार मिश्रित होगी तो उसका पाचन शुरू हो जाएगा। मुख गुहा के अंदर भोजन का जो पाचन होता है वो आंशिक पाचन होता है। कैसा पाचन होता है? आंशिक। पूर्ण पाचन नहीं होता है। पूर्ण और आंशिक पाचन में क्या अंतर होता है भाई? पूर्ण पाचन उसको कहते हैं जिसमें जटिल रासायनिक पदार्थ पूर्णतया सरल पदार्थ में बदल जाता है। जैसे यही स्टार्च अगर ग्लूकोज में बदल जाए तो ग्लूकोज से छोटा अणु तो और कुछ बन नहीं सकता, वो तो क्या कहलाता है? पूर्ण पाचन कहलाता है। अब ये जो स्टार्च है माल्टोज में बदला है, माल्टोज आगे टूट करके किसमें बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा। तो ये पूर्णतया सरल में नहीं बदला ना, थोड़ा सा जटिल है, इसलिए इसको हम क्या क्या कहेंगे? आंशिक पाचन। तो मुख गुहा के अंदर भोजन का आंशिक पाचन होता है। मुख गुहा के अंदर किसका पाचन होता है? आपके सामने है। बात समझ में आ गई? और लार में क्या क्या होता है? देखो लार के अंदर दूसरे प्रकार के साल्ट्स भी होते हैं, जैसे आप Na+, Cl-, K+, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सब लार में पाया जाता है। ठीक है, जल पाया जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड भी पाया जाता है। यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो यूरिया बनता है, अमोनिया से बनता है ना यूरिया। ठीक है, लीवर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हम जो प्रोटीन लेते हैं उसका पाचन होने के बाद एमिनो अम्ल बनते हैं। वही एमिनो अम्ल जो है शरीर में क्या बनाते हैं? यकृत के अंदर यूरिया बनाएंगे। ठीक है, उससे अमोनिया निकलेगी, अमोनिया क्या बनाएगी? यूरिया बनाएगी। बताया था ना आपको वहां पर। ठीक है, तो ये जो यूरिया है वो भी लार के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और यूरिया से ही क्या बनता है? यूरिक अम्ल बनता है, तो वो भी लार में होता है।
बात समझ में आ गई। तो लार का क्या काम है? भोजन का पाचन करना, साथ ही भोजन के अंदर उपस्थित जो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस उनको नष्ट करना। और बता देता हूँ कुछ जीवों के अंदर, जैसे कि कुत्ते में लार जो है शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य भी करती है। ताप नियंत्रण कैसे करती है? वो अपने शरीर से लगातार लार को टपकाते रहते हैं। बॉडी की जो हीट है, बॉडी के अंदर जो कोशिकाओं के अंदर जो उष्मा बनती है, उस उष्मा को लार के साथ निकालते रहते हैं, ठीक है, जिससे उनके शरीर का तापमान क्या होता रहता है? नियत बना रहता है, ठीक है। हमारे अंदर लार का और क्या महत्व है? देखो, लार की सहायता से हमें प्यास का अनुभव होता है, पानी का अनुभव होता है, पानी कम पीना इसका अनुभव होता है। जब हमारा गला सूखता है, यानी गला सूखने का मतलब ये कि लार का निर्माण कम हो रहा है, लार का निर्माण कम हो रहा है, इसका मतलब शरीर में क्या हो गया? पानी की कमी हो गई, क्योंकि लार के अंदर ज्यादा क्या है? पानी तो है, तो लार का निर्माण कम हो रहा है, इसका मतलब शरीर में पानी की कमी होगी, तो हमें प्यास का अनुभव होता है और हम पानी पीते हैं, ठीक है। इसके अलावा शब्दों के निर्माण में, बोलने में, लार जो है वो बोलने में भी सहायता करती है। आप लोगों को पता होगा गला सूखता है तो हम सही नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारे कार्य जो है वो किसके लिए है? सलाइवा के। एक चीज और बता देता हूँ, ये लार में पाए जाने वाला जो लाइसोजाइम एंजाइम जो है, ठीक है ना, ये लाइसोजाइम एंजाइम, ये लाइसोजाइम एंजाइम जीवों के लिए, स्पेशली जंतुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि जो जंतु होते हैं, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो, चाहे हमारे ये शाकाहारी पशु, जब इनको चोट लग जाती है तो अपनी जीभ जो है उस घाव पर जो है घुमाते रहते हैं, ठीक है। उससे क्या फायदा है? देखो, उससे फायदा ये होता है कि उस लार के अंदर क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, और ये लाइसोजाइम पता है आपको, जीवाणुनाशी, ये जो वायरस है, फंजाई, उनको नष्ट करने वाला होता है। तो ये लाइसोजाइम जो है वहां पर उस घाव पर लग जाता है। भाई वहां पर उनके साथ कोई एंटीसेप्टिक यानी दवाई तो लगाने वाला होता नहीं, ऐसा तो नहीं कि वहां पर डॉक्टर आएगा जंगल के अंदर शेर की दवाई लगा के जाएगा या किसी जीव को खा लिया, वहां पर भी ऐसा नहीं है ना। घाव बनते ही वो क्या करते हैं? उसको उसके ऊपर सलाइवा चिपकाते हैं, और सलाइवा चिपकाने से क्या होगा? ये एंजाइम जो वो क्या करेगा? जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको वहां पर घाव को सड़ाने नहीं देगा, यानी घाव की सुरक्षा करने का काम करता है। बात समझ में आ गई। हमारी लार में भी होता है, ऐसी बात नहीं, हमारी लार में है आपके सामने। हाँ, एक चीज हो, हमारी लार के अंदर भी एक एंटीबॉडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? IgA कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये लार के बारे में, लार ग्रंथियों के बारे में। देखो, अगला अपन लेते हैं अग्नाशय। पेंक्रियास, अग्नाशय। देखो, अग्नाशय जो है कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय की स्थिति जो है ग्रहणी की लूप में। ग्रहणी की लूप आपको पता है, ग्रहणी के अंदर जो ग्रहणी ड्यूडेनम व्यू आकृति की लूप के अंदर होती है, सीने बता दो, उसके बीच में पाया जाता है अग्नाशय। कैसा होता है? कटी पटी पत्ती के जैसी संरचना होती है, शहतूत की पत्ती होती है ना, कटी वाली, ठीक है, उसके जैसा होता है क्या? अग्नाशय। बात समझ में आ रही? अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो वो क्या है? अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। इसके अंदर मिश्रित का मतलब होता है ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी हो और बहिस्रावी भी हो। जो अंतःस्रावी के साथ साथ कैसी हो? बहिस्रावी भी हो। थोड़ा सा सीधा सीधा सा बताता हूं आपको, अंतःस्रावी ग्रंथियां उनको कहते हैं जिनमें बनने वाला रासायनिक पदार्थ सीधा रक्त में त्यागा जाता है। सीधा किस में पहुंचता है? रक्त में। और ये रक्तवाहिनी नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे वाहिनी। ये किसी भी नलिका या वाहिनी की सहायता से निर्धारित अंग तक पहुंचता है। जिस भी स्थान तक इसको पहुंचना होता है वहां तक पहुंचता है, यानी ये ब्लड में मिक्स नहीं होता, ब्लड की सहायता से नहीं जाता, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इसमें जो अंतःस्रावी भाग है वो कौन सा होता है और अग्नाशय के अंदर बहिस्रावी भाग कौन सा होता है? देखो, अग्नाशय का 99% भाग जो है वो बहिस्रावी भाग होता है। अग्नाशय के अंदर पाए जाने वाले बहिस्रावी भाग को एसिनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिनाई कहते हैं। और ये जो एसिनाई है इसके द्वारा अग्नाशयी रस का श्रावण किया जाता है। अग्नाशयी रस क्या है? अग्नाशयी रस एक पाचक रस है।
क्या है? पाचक रस। पाचक रस उस रस को कहते हैं जिसके अंदर पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। बताऊंगा अभी इसके अंदर 4 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, डिस्कस करेंगे। अंतःस्रावी पार्ट इसमें क्या होता है उसको हम कहते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह। अग्नाशय में पाए जाने वाले अंतःस्रावी भाग को हम लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं आपको जनरली ध्यान रखनी है, अल्फा सेल्स, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। ये 3 नाम आपको जनरली ध्यान रखना है। इसमें डेल्टा सेल्स भी होती हैं, वो आगे आपको नहीं, ये 3 ध्यान रखना है। अल्फा सेल्स के द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव होता है? ग्लूकेगोन। बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन। और ये जो गामा सेल्स है इनके द्वारा सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन ये हार्मोन्स का स्रावन होता है। क्या काम करते हैं? एंडोक्राइन वाले पार्ट के अंदर देखेंगे, ठीक है। यहाँ बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर इसी को लेकर चलते हैं। यहाँ अपना मुख्य काम क्या है? अग्नाशयी रस के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अग्नाशयी रस जो है कैसा होता है? देखो इधर अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस जो है एक पूर्ण पाचक रस है। पूर्ण पाचक रस का मतलब यानी ये भोजन का पूर्णतया पाचन करता है, ठीक है। देखो पर डे लगभग 800 ml जो है ये स्रावित होता है। पीएच कितनी होती है इसकी? पीएच अगर हम बताएं तो इसकी पीएच आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा 7.6 से 8.6 तक होती है, ठीक है। यानी इसकी पीएच जो होती है वो क्या होती है? हल्की क्षारीय होती है। इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। आप लोगों को याद रखने के लिए बता रहा हूं कि अग्नाशय से जो भी एंजाइम्स स्रावित होते हैं उनको हम 4 भागों में बांटेंगे। 4 भाग कौन कौन से होंगे? सबसे पहला प्रोटीन को पाचन करने वाले एंजाइम्स, यानी प्रोटीन पाचक एंजाइम्स, ठीक है। प्रोटीन पाचक एंजाइम्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, नंबर 2 काइमो ट्रिप्सिनोजन, नंबर 3 कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और नंबर 4 इसके अंदर आप लिख सकते हो, यानी चौथा एंजाइम वो है एमिनो पेप्टाइडेज। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो अग्नाशयी रस है उसके अंदर जो पाए जाने वाले पाचक रस हैं, पाचक एंजाइम्स हैं, उनको हम 4 श्रेणी में बांटेंगे। पहला आपको पता चल गया, पहला जो है वो किसके लिए है? पहला है प्रोटीन के पाचन के लिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रकार मैं यहां लिख देता हूं, ये पहला प्रकार। दूसरा है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? अग्नाशयी एमाइलेज। दूसरा कौन सा होगा? अग्नाशयी एमाइलेज, जिसको आप अल्फा एमाइलेज भी कह सकते हो। तीसरा जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? तीसरा एंजाइम यहां पर अपन लिखेंगे अग्नाशयी लाइपेज, ठीक है। और चौथा जो कैटेगरी है वो कौन सी होगी? वो होगी अग्नाशयी न्यूक्लियेज, ठीक है। ये आप 4 कैटेगरी याद रखो, जिससे आपको एंजाइम्स के बहुत सारे नाम याद रखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी अग्नाशय के द्वारा कुल कितने प्रकार के एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं। 4 नाम तो जाएंगे आपके प्रोटीन के पाचन करने वाले में, जिनको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी कहते हैं, प्रोटीन का पाचन करने वाले। और 3 एंजाइम्स आ जाएंगे, अग्नाशयी एमाइलेज, इसके अलावा अग्नाशयी लाइपेज और अग्नाशयी न्यूक्लियेज। बात समझ में आ गई? तो अग्नाशय के अंदर क्या क्या होता है आप लोगों के सामने? अग्नाशय के अंदर 2 भाग होते हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी भाग क्या कहलाता है? लैंगरहैंस के द्वीप समूह। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। बहिःस्रावी भाग क्या होता है? इसके द्वारा
इसमें कौन सी कोशिकाएं, अग्नाशय का लगभग 99% भाग किससे बना होता है, बहिस्रावी भाग से। कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं, एसिनाए कहते हैं। किसका स्राव करता है, अग्नाशय रस का स्राव करता है, जिसमें क्या होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं। इसकी पीएच कितनी होती है, लगभग 8.7.6 से 8.6 के बीच में होती है, ठीक है, यानी हल्का क्षारीय होता है। पाचन में इसमें ये पाचक एंजाइम्स होते हैं। इसमें भी जल होता है, इसके अंदर भी अन्य प्रकार के लवण होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। वो सारी चीजें जो अपन जब भोजन की कार्य की पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, डाइजेशन किस प्रकार से होता है, उसके अंदर इन सब का काम देखेंगे, ठीक है। तो ये अग्नाशय रस में पाए जाएंगे एंजाइम्स, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।